चलिए बात करेंगे हम लोग अब लाइन की नेक्स्ट फॉर्म्स के बारे में। तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब डबल इंटरसेप्ट क्या होता है? जब कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दोनों ही एक्सिस पे, दोनों ही लाइन पर कट करते हैं तो उसे आप बोलेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि जो अभी हमने बात की थी ना स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो वहां पे हमने बात जो की थी वो कुछ इस टाइप की बात की थी और हमने केवल इसके बारे में बात की थी, किसी एक एक्सिस के बारे में बात की थी। लेकिन अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे दोनों एक्सिस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है, इस लाइन ने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया। ध्यान से देखिएगा, इसने यहां भी कट किया और इसने यहां भी कट किया। हम दोनों इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमने मान लिया x को वो a लेंथ कट करती है और y को ये लेंथ ऑफ b इंटरसेप्ट करती है। ठीक है, a और b कट किया। देन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज डिफाइंड एज, तो सिंपल सी बात है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालना तो हमने इसे a, 0 दिया, ये 0, b है। अब ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब जब 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना तो बहुत आसान। कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस हमने माना x1 और y1 ये, तो ये 0 हो गया। ठीक है, y2 b माइनस का 0 अपॉन में x2 0 माइनस का a और ये हो गया x माइनस a। कैलकुलेट कीजिएगा, माइनस बी अपॉन ए तो ट्रांसफर किया तो माइनस का ए वाई हो गया इज इक्वल टू हो गया बी एक्स माइनस का ए बी। ठीक है, इधर ट्रांसफर किया, इसका मतलब हो गया बी एक्स प्लस का ए वाई इज इक्वल टू आ गया ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज डिफाइंड एज अ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या फॉर्म होती है? डबल इंटरसेप्ट। तो ध्यान से देखिए, जो x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन ए और ये b, तो ए बी क्या होते हैं? ए को बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू क्या है? a है। सेम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू क्या है? b। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चीजों को ध्यान रखना है। ए बी क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग और बात करेंगे उसको, उसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए कोई भी एक लाइन है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। पॉजिटिव वाई के साथ क्या बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। या ऐसा भी बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके नॉर्मल जो है, जो ओरिजिन से अगर हम उस लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जो नॉर्मल की लाइन होती है ना वो पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज डिफाइंड बाय p। कोई एक लेंथ दे रखी है तो आपको इक्वेशन निकालनी है। तो कंडीशन समझिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन which perpendicular from origin of length p दे दिया गया है, of length p make an angle alpha with positive x axis each। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ध्यान रखनी है। हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ किया गया, जिसका लेंथ p है और मेक एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए ड्रॉ करें इसे। चलिए तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसे। तो यहां पे जो है केस कुछ इस टाइप से है, देखो ध्यान से। ये हो गया x हो गया और ये हो गया y। एक लाइन हमने ले ली जिस पर हमने क्या किया? ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ दी गई p। ठीक है ना, और ये जो एंगल दिया गया वो एंगल अल्फा दिया गया है, एंगल अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो समझिएगा कि हमें ये इक्वेशन निकालनी है। तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए
हमें अगर ये पॉइंट्स मालूम हो जाए, ये पॉइंट्स मालूम हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। या हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो इस ट्रायंगल में अगर देखें, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये अल्फा है जिसका बेस क्या है, पी है, बेस पी है, हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में अगर देखें, इसका नाम दे दीजिए ओ ए बी और सी। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी अगर हम देखें कॉज अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ ए, ठीक है। सो ओ ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी अपॉन कॉज अल्फा, मतलब पी सेक अल्फा। तो ओ ए का मतलब हो गया पी सेक अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस अल्फा। और अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा बेटा, ये तो एंगल अल्फा ही होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन दिस केस पी अल्फा के सामने की साइड है तो पी परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं इस केस की, ओ बी। तो ओ बी के लिए हम क्या करना चाहते हैं बेटा, हमने साइन अल्फा लगा दिया। साइन अल्फा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन ओ बी। तो ओ बी की जो वैल्यू आ गई पी अपॉन साइन अल्फा और पी कॉसेक अल्फा। मीन्स ये जो लेंथ आ गई, ये लेंथ क्या आ गई, पी कॉसेक अल्फा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन की जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आ गए वो पी सेक अल्फा आ गया और पी कॉसेक अल्फा आ गया। अगर ये आ गया है तो हम इक्वेशन को कैसे निकाल लेंगे, सिंपल सा है। हमें इक्वेशन क्या निकालना है बेटा, x अपॉन ए और प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हो गया। a क्या है बेटा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो x अपॉन a की जगह p सेक अल्फा और प्लस y अपॉन p कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1। मींस हम लिख सकते हैं x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं p। तो दिस इज द इक्वेशन विच इज डिफाइंड एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ जो अल्फा है ना, ये अल्फा बेटा नॉर्मल का है, ठीक है ना, लाइन का नहीं है। अगर लाइन के बारे में बात करें तो ये अल्फा है, ये 90 हो गया तो ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा होगा। ये जो केस होगा ये 90 प्लस अल्फा का होगा, ठीक है ना। मीन्स क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन। अगर स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको निकालना है तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होगा, 90 प्लस अल्फा होगा। स्लोप ऑफ लाइन 90 प्लस अल्फा होगा। यहाँ पे पी क्या है, पी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किसकी कर दी, नॉर्मल फॉर्म की बात हो गई, डबल इंटरसेप्ट के बारे में बात हो गई है। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा बात कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम लोगों ने बात की है इंटरसेप्ट फॉर्म और द नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात की है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में ही हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है हमने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन विच, कंडीशंस आपको निकालनी है, यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं और इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस एंड पासेज थ्रू 2,3। इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a इक्वल टू b दिया गया है और पास हो रहा है, पास कहाँ से हो रहा है बेटा, पासेज 2,3 दिया गया है। और अगर ये 2,3 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन a इज इक्वल टू 1। हमने क्या लिख दिया, b की जगह a लिख दिया है। मीन्स अगर a की वैल्यू देखेंगे तो आपको बस क्या मिल जाएगा, 5, a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जैसे आपको a मिल गया इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए। और इक्वेशन देखिए x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या गया, 1 आ गया। तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस लाइन पासेस थ्रू 2,3। देखिए चेक कर लीजिए 2,3 सेटिस्फाई करेगा, ओके। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, बी सेक्शन के बारे में। पासेज थ्रू -5,4 मतलब लाइन जो है इससे पास हो रही है। एंड सच दैट द पोर्शन ऑफ इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस is divided by the point in the
रेशियो 1:2। मतलब ये कहा गया है कि एक लाइन जो है वो कुछ स्टेप से पास हो रही है -5, 4। तो -5, 4 कहाँ होगा? सेकेंड में होगा। तो हम लोग कुछ लाइन स्टेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो कहीं -5, 4 है। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए दिया गया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये जो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस है, ये एक्सिस ये बीच में जो पोर्शन कट कर रहा है उसको क्या कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर। तो इसे हमने मान लिया 1 और ये 2 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1:2 आप ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? इसे मान लीजिए बी और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ये लाइन। ठीक है, तो लाइन कहां से पास हो रही है? -5, 4 से। तो बात करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। तो हम ये मान लेते हैं कि लेंथ ए है और ये लेंथ बी है। लेंथ क्या है? बी। तो अब अगर ए बी दिया गया है तो पॉइंट हम मान सकते हैं कि ये पॉइंट ए की वैल्यू जो है -5, 4 है, वो ए बी के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये पॉइंट क्या होगा? -a, 0 होगा और ये पॉइंट जो होगा वो होगा 0, b। ठीक है ना? और हम पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखेंगे x अपॉन -a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 पासेस थ्रू। ठीक है, पासेस थ्रू -5, 4 तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये केस हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं बेटा। हम पॉइंट सी ए के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट ए की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ -a, -2a प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा? -15। तो -15 बाई -2 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 15/2 आ गया। सेम मैनर अगर हम b के बारे में बात करें, 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, 0 हो गया। फिर b इंटू 1 तो प्लस का b डिवाइड बाई 2 प्लस 1, b इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। ए बी की वैल्यू मालूम हो चुकी है। तो इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर इक्वेशन हो जाएगा आपके पास x अपॉन a की वैल्यू हो गई 15/2 प्लस y अपॉन b की वैल्यू हो गई 12 इज इक्वल टू आ गया 1, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो सिंपल सा केस था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है passes through 3, 4 से पास हो रही है and the sum of intercept on axis is 14। sum of intercepts कहा गया है। तो अब इस बात है इंटरसेप्ट फॉर्म है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, मतलब a प्लस b की वैल्यू दी गई है 14। और पास कहां से हो रही है? 3, 4 से पास हो रही है। तो 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 14 माइनस a, और इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हो गया 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b की जगह हो गया 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम आ गया बेटा a 14 माइनस a 42 माइनस का 3a प्लस 4a इज इक्वल टू आ गया 1। वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a प्लस 42 इज इक्वल टू 14a माइनस a स्क्वायर। एक साइड ले आते हैं तो a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 7, 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो a माइनस 7 और a माइनस 6, तो a की वैल्यू आ गई 6 और 7। आप या 6 लीजिए या 7 ले लीजिए। तो अगर a 6 है, a 6 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 आएगी और 7 के केस में 7 आ जाएगी। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपल, x अपॉन a की वैल्यू अगर 6 है तो y b की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी इज इक्वल टू 1 आएगा। अदरवाइज x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 3, 4 से पास हो रही है और ये भी 3, 4 से ही पास हो रही है। ठीक है, चेक करिए 3, 4 मतलब हो गया 1/2 प्लस 1/2, ऑब्वियस सी बात है 1 हो जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा।
तो सी सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है विच कट द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum and product are 18 and -6 दिया गया है। तो सम जो दिया गया बेटा, सम जो दिया गया a प्लस b इक्वल टू 18 है और प्रोडक्ट जो दिया गया a b इक्वल टू माइनस का 6 है, -6 है। तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सम एंड प्रोडक्ट -6। तो ये कुछ देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए। इक्वेशन देखें, इक्वेशन होगा अगर हम देखें इससे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 6/b हो जाएगी, ट्रांसफर कर दीजिए। तो a माइनस का -6/b प्लस b इज इक्वल टू आ गया 18। तो यहाँ आएगा -6 प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 18b। तो b स्क्वायर माइनस 18b माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर देखा जाए तो 9 और इसका फैक्टर नॉर्मल तो आ रहा है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स में प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b 18 प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 254, सॉरी 18 का स्क्वायर 354 और माइनस का 4 AC करेंगे तो प्लस का 4 AC 24 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा नंबर्स में कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है ना, b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकल आएगी तो a की वैल्यू निकल आएगी। और जैसे ही आपने a और b की वैल्यू निकाली तो आपकी सी बात है, इक्वेशन क्या आ जाएगी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आप इसको लगा करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो केसेज हैं वो सब तो इंटरसेप्टेड के केसेज हैं। अब हमें बात करनी है नॉर्मल फॉर्म के बारे में कि नॉर्मल की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, नॉर्मल के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which length of perpendicular from origin is 3√2 and perpendicular makes 75-degree angle with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिख लिया और सेकंड एक और देख लेते हैं। अ लाइन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया, अ लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, अ लाइन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट with the coordinate axis find the equation of line if the perpendicular drawn from origin to the line makes an angle 60 degree with the x-axis। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। देखते बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास नॉर्मल फॉर्म जो थी वो थी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, जहाँ पे थीटा जो था वो परपेंडिकुलर का एंगल था विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, और p था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल सा केस दिया हुआ है बेटा, इक्वेशन लगा दीजिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p
और आपके पास जो ओरिजिन से लेंथ दी गई वो 3√2 है, और x cos 75 प्लस का y sin 75 ये वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि एंगल क्या दिया है, परपेंडिकुलर 75 डिग्री दिया है। अब cos 75 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos 75 का मतलब हो गया cos a प्लस b, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, cos a cos b, cos a cos b मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी x √3 माइनस 1/2√2 और प्लस y के साथ आएगा √3 प्लस 1/2√2 इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, अब आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर मूव करा दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी। तो जस्ट आपको पुट करना बता दिया मैंने कि कैसे आप चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है a line form of triangle of area 54√3 square with the coordinate axis। coordinate axis सर एरिया कितनी बना दी है, 54√3 दी गई है। हमने ले लिया एक्स एंड वाई और एक लाइन ले ली। ठीक है, ये लाइन क्या कर दी है, ए और बी पे कट कर दी है। ये हमें नहीं पता है कि कहां से पास हो रही है, लेकिन इसके थ्रू जो एरिया बन रही है, इसकी एरिया जो है वो 54√3 दी गई है। Find equation of line if the perpendicular drawn from origin to the line makes an angle 60 degree। मतलब इस पर अगर origin से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं perpendicular, this on P, ठीक है ना, तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सिंपल सा केस था बेटा, ये तो आसान सा हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो चाहिए वो x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाना चाहिए P। इक्वल टू क्या आना चाहिए, P आ जाना चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में अननोन क्या है, इस इक्वेशन में अननोन P है, तो P का मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। P का मतलब क्या लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब है, अगर हमें मालूम है ये A है और ये मुझे नहीं पता है तो ये B मान लिया। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है P। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस A इंटू B इज इक्वल टू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, इक्वल टू क्या हो सकता है, आपको एरिया की वैल्यू दी गई है 54√3 दी गई है, ए बी की वैल्यू। अच्छा एक काम और है, अच्छा ये लेंथ ए बी है, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इसका बेस की लेंथ कितनी होगी, इसके बेस की लेंथ क्या होगी, ये होगा √a² प्लस b², और इसकी हाइट क्या है p। ऐसा भी हो सकता है। अब हाइट और बेस की वैल्यू भी यही होनी चाहिए, वैल्यू यही होनी चाहिए। अब देखो इस एंगल का भी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एंगल का यूज करते हैं। ये 60 डिग्री है, क्योंकि ए बी को हमें पी के फॉर्म में लेके आना है। तो ये 60 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये 60 डिग्री जो होगा ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कॉस का कनेक्शन होता है। cos 60 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, मींस a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन cos 60, मतलब p cos 60 आ गया। अब cos 60 क्या होता है, 1/2, मींस a की जो वैल्यू है वो हो गया 1/2 p/2। a की वैल्यू क्या आएगी, p/2 आ जाएगी। सेम मेहनत अगर हम इसके बारे में बात कर ले, इस ट्रायंगल के बारे में, तो देखिएगा ये एंगल कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये 90 माइनस 60 होगा 30, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, 60 होगा। अब 60 के सामने ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर का केस है, तो साइन यूज करें। हम लोग बात कर रहे थे साइन 60 की। साइन 60 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस b। सो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी p अपॉन साइन 60 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू 2p अपॉन √3 आ जाएगा, b आ गया। तो a इंटू b, देखो ध्यान से, हाफ a इंटू b, a इंटू b की वैल्यू, a की वैल्यू होगी p/4, ठीक है ना, नहीं सॉरी p/2 है, p/2 है, और b की वैल्यू क्या होगी 2p अपॉन √3 इज इक्वल टू है 54√3। ठीक है, ये 2 कट गया, p² इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, p² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 2 जा 108 इंटू √3, मतलब 3 हो गया। अब देखा जाए इसको कर देते हैं, तो 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 3 जा, मतलब ये 6 इंटू 3 आ जाएगा, मतलब 6 इंटू 3
18 आ गया, पी की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई, पी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 18, ठीक है ना, और 60 sin 60 ये सारी वैल्यूज आपको पता है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो केसेस हैं वो सब किसके हैं, नॉर्मल फॉर्म के हैं। अब हमें इसके आगे जो मूव करना है दैट इज इन फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैरामीट्रिक, तो समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। तो पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं या डिस्टेंस फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर कि अगर कोई पॉइंट जो है, एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और उस फॉर्म की वैल्यू निकालनी है। समझिएगा, मान लीजिए एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट P, इस पॉइंट P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसे हमने मान लिया x, y है, ठीक है ना। ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और किसी एक पॉइंट x1, y1 से r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। क्वेश्चन समझ में आया? किसी एक अननोन पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस r है, और वो किसी एक लाइन के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। देखो ये लाइन कुछ भी हो सकती है, अभी तो हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन को ax + by + c भी एज्यूम करेंगे, जनरल फॉर्म एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये केस बात समझ में आ रही है? अब देखो होता क्या है, ये डिस्टेंस आपको r दी गई है, तो अब देखिएगा ध्यान से, इस टाइप से अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अगर ये थीटा एंगल तो ऑब्वियस बात है थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये होगा r cos थीटा, और ये जो होगा ये होगा r sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम बात जो कर रहे हैं, देखो ध्यान से, x की जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगा, x1 है, और ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये y1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या x1 है, ठीक है। तो x की अगर बात करें, x की बात करें तो x1 में अगर हम सॉरी ये पॉइंट x1 है, ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस y1। तो x1 और अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो ये क्या है, r cos थीटा है, तो x1 + r cos थीटा हो जाएगा। और y की जगह देखें तो y1 + का r sin थीटा हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r इज इक्वल टू y - का y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या और भी आती है, यहां पे एक्चुअली जो पॉइंट P है वो पॉइंट P इधर भी हो सकता है और ये पॉइंट P यहां भी हो सकता है, क्योंकि r डिस्टेंस की बारे में बात की गई ना, तो r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है और r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं, एक तो r पॉजिटिव और एक r नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमेशा r की जगह क्या लिखेंगे, +- r लिखते हैं, क्या लिखते हैं, +- r। और r की वैल्यू जब पॉजिटिव आपको लेनी है, r पॉजिटिव लेना है, तो आपको ध्यान रखना होता है p लाई राइट साइड ऑफ गिवन पॉइंट, एंड अगर r आपको नेगेटिव लेना है तो p लाई लेफ्ट साइड ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर राइट साइड लाई करेगा तो r को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड लाई करेगा तो r को आपको क्या करना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इससे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तरीका समझ में आया है? तो हमें यहाँ पे पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब हम अगर इसी के लिए कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लें, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन दिया होता कि पॉइंट जो है, फाइंड पॉइंट
which distance from given point हमें -2, 3 ले लिया, which from given point and make an angle 45 degree with x axis, पॉजिटिव x axis ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है और एक मिनट, which distance from given point this is 5 and makes an angle 45 degree with x axis। सब कुछ गिवन होना चाहिए तभी काम बन पाता है, क्योंकि आपको r भी पता होना चाहिए, पॉइंट एंड एंगल, तभी आप x एंड y की वैल्यू निकाल पाते हो। तो इक्वेशन क्या था, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू आपने दिखा था प्लस माइनस r। x की वैल्यू आप देख सकते हैं x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y की वैल्यू होगी y1 प्लस माइनस r sin थीटा। जस्ट कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। x1 की जो वैल्यू है वो x1 की वैल्यू है -2 प्लस माइनस r की वैल्यू 5 cos 45 1/2 और y की वैल्यू होगी 3 प्लस माइनस r की वैल्यू है 5 और 1/2 अगेन। तो ये जो होंगे ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो जस्ट ये क्या था, एक इम्प्लीमेंटेशन था जिससे कि आपको चीजें समझ में आएंगी कि इस फॉर्मूले का आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं बेटा, फाइंड द डायरेक्शन in which a line must be drawn to the point (1, 2) so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at distance √6/3 unit from the point, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायरेक्शन इन विच अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, इस लाइन के साथ जब पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मे बी एट डिस्टेंस √6/3 दिया गया है। तो इस चीज को समझिए, मान लीजिए आपके पास एक लाइन दी गई है x एंड y, ये लाइन हो गई x plus y is equal to 4, ठीक ना, x plus y is equal to 4 है। 1, 2 से एक लाइन पास हो रही है, 1, 2 यहाँ कहीं होगा, 1, 2 आपने दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया A, ये मान लीजिए B पॉइंट है और ये पॉइंट C है। A पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी है उसकी लेंथ जो है वो √6/3 है। तो अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन ना हो तो लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती है जो कि यहाँ पे कट करेगी और इसकी लेंथ क्या होगी, √6/3 होगी, ठीक है। तो एक लाइन ऐसी भी तो हो सकती है जिसकी लेंथ क्या हो सकती है, √6/3, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है जो कि ए से पास करे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया क्या गया है, ये दिया गया है दिस लेंथ, ठीक है ना। तो ये लेंथ दी गई है, ठीक है। अब ये लाइन आपको पता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस दी गई है हमें ये पॉइंट मालूम हो जाए, ये पॉइंट, ठीक है। अगर ये पॉइंट मालूम हो जाएगा तो ये थीटा मालूम हो जाए, समझिएगा।
हमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, थीटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पॉइंट तो मालूम नहीं है, ये पॉइंट मालूम है एक्स और वाई में, हम इसे मान लेते हैं एक्स कामा वाई है, ये पॉइंट क्या है एक्स कामा वाई, क्योंकि इस पे लाई करेगा, एक्स कामा वाई पॉइंट है। तो इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक्स माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। अब ये थीटा क्या है, थीटा इस लाइन के साथ इसका एंगल, भाई जो हम लोग यहाँ पर जो फॉर्म था वो फॉर्म क्या था, इस लाइन के साथ ही एंगल था, ठीक है, लाइन के साथ हमने एंगल ले लिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r की वैल्यू क्या है, √6/3 cos थीटा, और प्लस का x और x की वैल्यू क्या होगा 1 हो गई, ठीक है ना। y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस माइनस √6/3 sin थीटा, ठीक है। अब ये x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब ये पॉइंट आ गया आपके पास। एंड दिस पॉइंट, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, थीटा निकालना है, एंड दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन पे सेटिस्फाई करा दीजिए। इंप्लाई दैट क्या आएगा, इस पे सेटिस्फाई करेगी, तो 1 प्लस माइनस √6/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस माइनस √6/3 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। ओके, अब देखिएगा इन दोनों से अगर हमने कॉमन ले लिया प्लस माइनस √6/3 तो आएगा sin थीटा प्लस का cos थीटा इज इक्वल टू आना चाहिए आपके पास 2 प्लस 1 3, ट्रांसफर कर दिया 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है। मींस sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3/√6, कुछ ऐसा। अब हमें यहाँ पर sin थीटा या थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी सोचना है, ठीक है। या तो आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर भी कर सकते हैं, या आप 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। हमने क्या कर दिया 1/√2 कर दिया यहाँ पर, ठीक ना, सॉरी क्या करना है 1/√2, हाँ 1/√2 से काम बन जाएगा। sin थीटा प्लस का 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन, अगर √2 करेंगे तो √12 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है cos थीटा माइनस का π/4, cos a माइनस भी लगा दिया इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे देखें ये 2√3 है, मतलब ये हो सकता है √3/2, हो सकता है √3/2, हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। देखिए 2√3 है, √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव कब हो सकता है cos की वैल्यू, तो cos की वैल्यू सेकंड में, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो √3/2 का मतलब हो सकता है, इसकी जो वैल्यू है √3/2 की वैल्यू क्या हो सकती है π/6, और नेगेटिव कब हो सकती है, नेगेटिव। हाँ, बात कर रहे थे कुछ और भी फॉर्म्स के बारे में, दैट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम उसके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसे आप स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। abc क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी, इक्वेशन जनरल इक्वेशन होगी, और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके सभी फॉर्म्स के बारे में चेंज करके देख लेते हैं कि इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, डबल इंटरसेप्ट के फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। अब आपको मालूम है स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट क्या था बेटा, y इक्वल टू था mx प्लस का c। तो हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू है और बहुत आसान है। अब कैसे होगा, अब देखिएगा, अभी by इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ax माइनस का c लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, या y इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस का a/bx और माइनस का c/b। और अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें
तो आपको मालूम है कि स्लोप आपको दिख रहा है, x का जो कॉफिशिएंट होगा वो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस सी अपॉन बी, तो माइनस सी अपॉन बी आपने लिख दिया। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स आती हैं, आपको स्लोप निकालना होता है, इंटरसेप्ट निकालना होता है, और इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म में दी जाती है। तो आपको स्टेप्स चेंज करके आदत में होना चाहिए, ये सब हैबिट में आ जाएगा आपके, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप इसे डबल इंटरसेप्ट में चेंज कीजिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax प्लस का by इज इक्वल टू, हमने कांस्टेंट को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, माइनस सी से डिवाइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया ax अपॉन में माइनस सी कर दिया प्लस by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, मींस हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ x के अपॉन में जो होता है इसे आप क्या बोलते थे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है, यही तो होता था, और सेम मैनर ये क्या होता है, ये होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो जस्ट इसे चेंज करना आपको आना चाहिए। आप जस्ट क्लास 10 से आते हैं तो चीजें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, सब चीजें कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब बात आती है लास्ट फॉर्म की। तो लास्ट फॉर्म क्या था, लास्ट फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म। तो हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म की। तो नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू द p, एंड p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई वो है ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा हम लोग इसे चेंज कैसे करेंगे, और इसे काम बहुत आते हैं क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी इसे यूज करना पड़ जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ax प्लस का by इज इक्वल टू लिखा माइनस का c। ठीक है, हमें x के साथ cos चाहिए और y के साथ sin चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, x का जो कॉफिशिएंट होता है, ध्यान से देखिएगा x का जो कॉफिशिएंट होता है और y के कॉफिशिएंट, इन दोनों के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया, x का जो कॉफिशिएंट है और y का जो कॉफिशिएंट है, इन दोनों का स्क्वायर करना है और इनका सम करके रूट से डिवाइड करना है। अब इसका फायदा क्या होगा वो हम अभी बताते हैं। x आ गया, इसी से आपने यहां भी डिवाइड कर दिया और यहां पे भी आपने इसी से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो अब आपको क्या करना है, x के साथ जो भी आएगा वो cos आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल दे देते हैं। मान लीजिए एंगल थीटा है, हमें बेस b और ये क्या हो गया a इसका प्लस b इसका, इस टाइप से ट्रायंगल दिया जिसके साइड्स क्या है a और b लेंथ, जिसका बेस a है। अब बेस a है अपॉन दिस, मतलब ये क्या होगा cos थीटा हो जाएगा। मतलब x के साथ जो आया वो cos थीटा है, y के साथ जो आया वो sin थीटा है इज इक्वल। अब ये जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग p एज्यूम कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड को। ध्यान रखिएगा यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्योंकि बिकॉज ये लेंथ होती है इसलिए हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। एंड हेयर tan थीटा इज इक्वल टू होता है b अपॉन a, एंड अब हेयर थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स b अपॉन a। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में। तो ये चीजें आपको चेंज करनी आनी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। तो यहां पे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर abc बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, अब इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कैसे, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे कहा जाए
इक्वेशन दी गई k माइनस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 1 वाई और प्लस हमने लिख दिया है के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन हमने एक्स से रैंडमली ले ली और आपसे ये पूछा गया है पहली चीज कि इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है फाइंड के इफ इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है ना। ये 3 कंडीशंस हमने ले ली है। अब करना क्या है? अब सिंपल है कि इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, अगर इस इक्वेशन को देखें तो आपको यहां पे दिख जाएगा कि ये a है, y का कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट c है। कांस्टेंट c है। इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, आपको ये पता है कि अगर y पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब है कि y की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आती है। y कांस्टेंट आता है, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू तो प्रेजेंट होगी, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगा। x से इंडिपेंडेंट होगा। अब x से इंडिपेंडेंट कब हो सकता है? जब देखिए कि k माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है k की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जैसे आपने k की वैल्यू 1 करी, ये टर्म 0 हो जाएगा और लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, सेम मैनर अगर बात करें पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है ना, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम y हो जाएगा। अब y से इंडिपेंडेंट, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। मींस k स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। और ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, इसका मतलब है नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई केस बनेगा नहीं जबकि ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी, बिकॉज k स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 होती ही नहीं। ठीक है, पासेस थ्रू ओरिजिन। पासेस थ्रू ओरिजिन में एक चीज समझिएगा कि बात होती थी y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे कहा गया था कि अगर ओरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट गायब हो जाता है, c की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ऐसे ही केस में अगर हम बात करें इसकी, तो अगर इक्वेशन दी गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, जनरल इक्वेशन है, तो अब अगर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या बेटा? माइनस का a अपॉन b x हो गया, माइनस c अपॉन b हो जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट गायब होना चाहिए। कांस्टेंट गायब कब होगा? जब c की वैल्यू 0 होगी। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? c 0 होना चाहिए। अब c 0 तो इंडिपेंडेंट के लिए k स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो k प्लस 3 और k प्लस 2 आ गया। अब ये 0 कब हो सकता है? जब k की वैल्यू -2 और -3 होगी। दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो रिजल्ट c का 0 हो जाएगा और पासेस थ्रू ओरिजिन हो जाएगी। तो k की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या होनी चाहिए? k की वैल्यू फर्स्ट केस में 1 होगी, सेकेंड केस में पॉसिबल नहीं है, और थर्ड केस में k की वैल्यू -2 एंड -3 दोनों ही हो सकती है, जिससे कि कांस्टेंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ है? रिड्यूस द लाइन दिस एंड दिस टू द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड विच लाइन इज नियरर टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन के नियरर जो चेक करना है ना बेटा, वो डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी हम आपको बता देंगे, उससे भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। लेकिन यहाँ पे केवल एक फॉर्मेट आपको सीखना है कि आप कैसे रिड्यूस करते हो। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लेकिन आपको तरीका सीखना है। तो जैसे आपको कहा गया 3x माइनस का 4y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? -4 कर सकते हैं। या यहाँ पे माइनस को हटा करके हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात होती है तो आप माइनस यहाँ भेज सकते हैं। -3x प्लस का 4y इज इक्वल टू हो गया 4 -3x अपॉन में क्या करना चाहिए था? इन रूट
x का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर मतलब 9, y का कोएफिशिएंट 4 16, इससे आपने डिवाइड कर दिया तो 4 अपॉन, आपको यहाँ पता चल जाता है कि वैल्यू क्या है कि 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 आ गया। मीन्स वैल्यू होगी -3 अपॉन 5 x प्लस का 4 अपॉन 5 y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ठीक है, अब ये जो भी होगा वो cos थीटा होगा, ये जो भी होगा वो sin थीटा होगा। ठीक है, मतलब है आपने देखा कि भाई अगर ये 3 अपॉन 5 है तो ये 3 होगा और ये 5 होगा, ठीक है ना, तो ये 4 हो जाएगा। अब ये थीटा है, अब ये नेगेटिव है, अब ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव तो ऑब्वियस बात है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कहाँ जाएगा सेकंड में जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है 10 इनवर्स 4 अपॉन 3, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड में जाएगा तो सेकंड में पाई माइनस थीटा होगा, सेकंड में क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लेंथ क्या हो गया ओरिजिन से, लेंथ क्या हो गया p 4 अपॉन 5। सेम मैनर अगर हम बात करें, सेम मैनर क्या बात करें 4x माइनस 3y इज इक्वल अगेन -12 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे माइनस का 4x प्लस 3y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 4 अपॉन 5 x हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 5 y इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब यहाँ पे लेंथ हो गई p, ये आगे देखिएगा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एंगल क्या होगा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपने नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, अब जो लेंथ आ रही है ओरिजिन से वो देख लीजिए, 4 अपॉन 5 है 12 अपॉन 5 है, 12 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 5, मतलब ये जो लेंथ होगी ये लेंथ ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब जो फर्स्ट लाइन है दिस लाइन इज नियरर टू द ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा केस था, आपने नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा सा आर्टिकल आता है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, टू गिवन लाइन, लाइन हम लेते हैं ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, कभी भी लाइन परपेंडिकुलर दिया जाए या पैरेलल निकालना हो और लाइन की इक्वेशन जो दी गई वो हमें बस दी गई ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके पैरेलल लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन मतलब क्या हो गया स्लोप सेम होने चाहिए, स्लोप क्या होगा सेम होगा। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, सिंपल by इक्वल टू अभी बात की थी हमने माइनस ax माइनस का c, सो y इक्वल होगा माइनस a अपॉन b x माइनस c अपॉन b, ये होना चाहिए। मतलब स्लोप क्या होगा दिस वन, ये स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप तो सेम रहेगा, अगर स्लोप सेम है तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन शुड बी y इक्वल होगा mx प्लस कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, कोई कांस्टेंट क्या ले लिया k ले लिया, कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो y इज इक्वल टू m तो यही रहेगा क्योंकि m की वैल्यू क्या है माइनस का a अपॉन b है, तो माइनस a अपॉन b x लिख दिया प्लस का k लिख दिया आपने। ठीक है, ट्रांसफर कीजिए बेटा, by इज इक्वल टू माइनस ax प्लस का k b आ जाएगा, या हम इसे ट्रांसफर करें तो ax प्लस by माइनस का k b इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी जगह हम यूज करते हैं लैम्डा, क्या यूज करते हैं लैम्डा यूज करते हैं, माइनस के बी की जगह हमने यूज किया लैम्डा, इसका मतलब है ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे, तो जब भी किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन अगर आपको निकालनी है तो पूरी की पूरी इक्वेशन सेम होगी और कांस्टेंट केवल चेंज हो जाएगा, केवल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में अननोन क्या है लैम्डा, तो लैम्डा को निकालने के लिए आपको कोई कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए कोई कंडीशन दी जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, इक्वेशन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 also passes through 3,1, इससे पास कर देंगे। ठीक है, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन दे दिया, अब ये passes through 3,1 है, ये आपको बताता है कि आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब जैसे इसके पैरेलल की इक्वेशन चाहिए,
तो इसके पैरेलल की इक्वेशन का मतलब सीधी सी बात है 3x - 4y + लैम्डा = 0। अब ये कहां से पास हो रही है? अब ये लाइन जो है वो पास यहां से हो रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है कि 3 × 3 - 4 × 1 + लैम्डा = 0, तो 9 - 5 4, सो लैम्डा = -5। इस लैम्डा को उठाना है और यहां पे पुट कर देना है, और इक्वेशन आएगी हमारे पास 3x - 4y - 5 = 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा लग रहा होगा। जो इक्वेशन दी गई थी उसी को ले लिया, प्लस में कांस्टेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 3 का 1 से पास के 9 - 4 - 5 = 0 होना ही होना है। तो ये इक्वेशन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लैम्डा को निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी जिसके थ्रू आप लैम्डा को फाइंड आउट करोगे, क्योंकि केवल केस यही नहीं हो सकता, केस बहुत सारे हो सकते हैं। तो तरीका समझिएगा लैम्डा को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, परपेंडिकुलर का केस किसका था? परपेंडिकुलर का। अब इस चीज को समझिएगा, हम लोग सेम रखते हैं और बात करेंगे पैरेलल की हटा करके परपेंडिकुलर का केस। परपेंडिकुलर इक्वेशन, अब परपेंडिकुलर इक्वेशन आपको पता है कि जो स्लोप के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? -1। अगर इसका स्लोप -a/b है और दूसरे का स्लोप m है, जिसने क्या लिखा -1, तो स्लोप क्या आ गया? b/a आ गया। स्लोप क्या आ गया? b/a। नाउ इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी y = mx प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ अलग होगा, तो y = m की वैल्यू b/a, x प्लस का k। चलिए बेटा ट्रांसफर कीजिए, तो ay = आएगा bx प्लस का ka, और अगर हम इसे ट्रांसफर करें तो ये आएगा bx - ay प्लस ka = 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, और इस ka को आप चेंज करके एक लैम्डा टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इक्वेशन आएगी bx - ay प्लस लैम्डा = 0। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब इस चीज को समझिएगा, कंपेयर कीजिएगा जरा कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन ये थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज, x y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज। यहां पे जो साइन है, साइन चेंज होगा। क्या चेंज हो गया? साइन चेंज हो गया, एंड कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट भी चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट भी इंटरचेंज होंगे, साइन चेंज होगा और कांस्टेंट भी चेंज होगा। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भाई 3x - का 4y प्लस का 5 = 0 है, इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है, और जो कि पास हो रही है, पास से 3,1 अगेन स्टेप्स लिख लिया, 3,1 से पास हो रही है। अब इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए, तो देखिएगा एक्स वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज, हमने लिखा 4x, x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ 4, यहाँ पर लिखा 3y, बीच में साइन कैसा है? माइनस का है, तो हमने साइन कैसा कर दिया? प्लस का, और लिख दिया प्लस लैम्डा = 0। ज्यादा टफ तो नहीं, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज, और जो बीच का साइन है, ध्यान से रखिएगा। आप तो क्या करते हो, माइनस के साइन को भी ट्रांसफर कर लेते हो, जरूरत नहीं है, माइनस को पड़े रहने दीजिए, 4 को चेंज कीजिए, 3 को चेंज कीजिए, और बीच का हमने साइन चेंज कर दिया और प्लस लैम्डा कर दिया। अब ये कहां से पास हो गया? पासेस थ्रू 3,1, तो 3,1 यहां सेटिस्फाई करेगा, तो 3 पुट किया, यहां आया 12 प्लस 3 लैम्डा = 0, तो लैम्डा = -15, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो इक्वेशन आएगा 4x प्लस का 3y - 15 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तरीका समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप इन सब चीजों के आइडिया को लेते रहिए, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल आपको ये समझना है, ठीक है। और हम लोगों ने बात शुरू की थी, हम लोग बात कर रहे थे पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो ये अगर ये चीजें समझ में आपको आ गई हैं तो हम थोड़ा सा पैरामेट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं।
पैरामेट्रिक में बात कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 comma y1 from the given line ax plus by plus c is equal to 0 from the given line ax plus by plus c is equal to 0 in the direction of angle theta with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि आपको स्लोप दिया गया है, पॉइंट दिया गया है और एक लाइन दी गई है। एक डायरेक्शन हमें अगर निकालनी है, थीटा की डायरेक्शन में निकालना है, तो इस चीज को समझिएगा कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक फिगर ड्रॉ कर दिया, एक रैंडमली फिगर ड्रॉ कर दिया और एक लाइन दे दी, दिस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये एक लाइन दे दी गई है और आपको एक पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट से, पॉइंट कहाँ होगा, x1 कमा y1 होगा, थीटा एंगल पर है, जिससे आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहां पर r हमने एज्यूम कर लिया है और ये पॉइंट x कमा y हो गया। डिस्टेंस निकालनी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। ठीक है, तो तरीका क्या है, हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पैरामेट्रिक फॉर्म हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हमने एक्स वाई मान लिया है, क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया है, तो आपको पता है कि हम इसे लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि x की वैल्यू हो सकती है r cos थीटा प्लस x1 और y की वैल्यू हो सकती है r sin थीटा प्लस y1। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स वाई कहां पर है, ऑन द लाइन, दिस वन, दिस पॉइंट लाई ऑन लाइन, तो इंप्लाई दैट इट सेटिस्फाइड दैट इक्वेशन। तो हमने क्या लिख दिया, ए एक्स की जगह लिखा x1 प्लस r cos थीटा प्लस b के साथ y1 प्लस r sin थीटा और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ए आर या आर हमने कॉमन ले लिया, ए कॉस थीटा हो गया प्लस यहाँ से देखा जाए बेटा तो बी साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू, अगर देखें तो ए के साथ x1 आ गया, बी y1 आ गया और c आ गया, ट्रांसफर कर दीजिए ए x1 प्लस बी y1 प्लस c। ठीक है, माइनस में आ गया और जो वैल्यू है r की y की ए x1 प्लस बी y1 प्लस c अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड में आएगा, इसलिए हमने नेगेटिव को हटा दिया बिकॉज r लेंथ है, r क्या है, लेंथ है, जिसकी वजह हमने फाइंड आउट कर दी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है तो आपको बहुत सारे कंडीशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी लाइन से किसी भी डायरेक्शन में आप उसकी डिस्टेंस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ, लेट x1 y1 बी अ पॉइंट एंड लेट इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, बी अ लाइन इफ L H K इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन दिस लाइन एंड Q अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है इज द इमेज ऑफ P, देन प्रूव दैट दिस इज द कंडीशन। तो हमें करना क्या है बेटा, यहां पे समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक लाइन जो दी गई है, इस लाइन, एक लाइन दी गई है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, एक पॉइंट दिया गया है x1 कमा y1, जिस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ हुआ, वो हुआ L पॉइंट पर, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द L पॉइंट H कमा K। ओके, and on this line and Q is the image of P, इस पॉइंट P, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट P का फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट को हम P नाम दे देना है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट P की जो इमेज है वो पॉइंट यहां पर है Q, दैट वन अल्फा एंड बीटा, और हमें इनके बीच की एक रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में चीजें सीखी है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट से हम अगर यहां पर डिस्टेंस निकालना चाहें, अगर इस पे पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स वाई हम लोग देते थे, ठीक है ना, तो अगर एक्स वाई अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि इस पॉइंट पे एक्स वाई है डिस्टेंस, जबकि पॉइंट क्या है यहाँ पे एच कॉमा के है, तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग जो सीखा था अभी, हम लोग क्या सीखा था भाई कि जो डिस्टेंस होती है वो आर की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, वो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, दैट वन x माइनस x1, ध्यान से देखिएगा, x माइनस x1 यही तो थी, x माइनस x1, या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, x माइनस क्या लिखा, x1 लिखा, y माइनस y1 अपॉन में क्या था बेटा, यहाँ पे अपॉन में a इज इक्वल टू आर को निकाल रहे हैं, या डायरेक्ट हम लोग पैरामीट्रिक के फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस x1 cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, r लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, r लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए x और y की जो वैल्यू अगर h कॉमा k है, h कॉमा k है, तो हमने क्या लिखा, h माइनस x1 अपॉन में क्या लिख दिया, cos लिख दिया इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन में sin थीटा लिख दिया इज इक्वल टू r लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा एक चीज और समझते हैं, h के रिस्पेक्ट में तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक समस्या यहाँ पे है कि अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में क्या लिखें, अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में क्या लिखें, तो उस चीज को भी समझ सकते हैं। यहां से अगर डिस्टेंस ये r है और ये इसकी इमेज है, तो अब सी बात है, ये डिस्टेंस क्या होगी, 2r होगी, क्या होगी 2r। तो x और y1 के रिस्पेक्ट में जब हम अल्फा बीटा से काउंट करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा माइनस का x1 अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस का y1 अपॉन में sin थीटा लिखा हमने इज इक्वल टू मैंने लिखा 2r, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 2r। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू हम लोग निकाली थी, r की वैल्यू थी हम लोग के पास माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा, यही तो थी, ठीक है, यही इक्वेशन थी। अच्छा r की वैल्यू cos और sin के फॉर्म में आ रही, और एक काम करते हैं, अच्छा इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप समझिएगा, इसका जो स्लोप है वो स्लोप कितना है बेटा, माइनस का a अपॉन b है, इसका स्लोप कितना है, माइनस a अपॉन b है। मुझे इस लाइन का स्लोप नहीं पता है, क्योंकि एंगल तो पता होना चाहिए ना, थीटा, क्योंकि वहां पे क्या दिया होता है, एंगल थीटा दिया हुआ था, यहाँ पे जबकि थीटा मेंशन नहीं है, तो हमें थीटा पता होना चाहिए। तो देखिएगा अब ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ पी क्यू, ये किसका है, टेन थीटा किसका है, पी क्यू का स्लोप है, इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बी अपॉन ए आ जाएगी, टेन की वैल्यू आएगी बी अपॉन ए। अब टेन की वैल्यू अगर बी अपॉन ए है, तो इसका मतलब है बी अपॉन ए, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब टेन की वैल्यू अगर मालूम है तो आप साइन और कॉस निकाल सकते हो, ये थीटा होगी, तो साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू क्या, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a, कॉस की जगह पे क्या लिखा आपने, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b के साथ साइन थीटा की जगह पे लिखा आपने b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इंप्लाइज दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब हो गया ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये r की वैल्यू, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। अब देखते हैं वापस कंडीशन में देखते हैं, समझिएगा। अब जो इक्वेशन की कंडीशन बेटा वो क्या है, h माइनस x1, देखिएगा ध्यान से, h माइनस x1 अपॉन cos की जगह क्या लिख सकते हैं, a अपॉन अंडर रूट दिस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिएगा r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है माइनस ax1 प्लस by1
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए इसका प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। अब देखिएगा, रूट ऊपर जाएगा, ये रूट भी ऊपर जाएगा, यहां हम क्या करते हैं, रूट ए इसका प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं कंप्लीट को, रूट ए इसका प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर, ये वैल्यू कहां जाएगी, वो यहां पे आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी h माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए इसका प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। बात समझ में आ रही है? तो इस इक्वेशन से फाइंड आउट क्या होता है, इस इक्वेशन से आपको परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकल जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट मिल जाएगा। और इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, वो इमेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। करना क्या है, फिर से वही काम करो। इस पूरी इक्वेशन में आपको r की जगह वैल्यू को फिर से सब्स्टिट्यूट करना है और आपको क्या मिल जाएगी, दिस वन इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इस इक्वेशन के थ्रू डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पॉइंट की इमेज निकालने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है, तो क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन दी गई है, समझिएगा, ये जो इक्वेशन दी गई, इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी होती है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं फिर। ठीक है, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलता है मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप इसका यूज कर